Hello students, we will discuss about the prospectus. What is prospectus and what does it mean in companies और corporate law? अब जो किसी भी कंपनी की जब फॉर्मेशन होती है उससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट होता है वो हमें कहाँ मिलता है? वो प्रोस्पेक्टस में मिलता है। जो प्रोस्पेक्टस होता है वो पब्लिक कंपनी इशू करती है कैपिटल रेज करने के लिए। तो जो प्रमोटर होते हैं कंपनी के वो सबसे पहले कंपनी के इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिलने के तुरंत बाद सबसे पहले प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं। प्रोस्पेक्टस इशू करना उनका पहला काम है अगर वो कैपिटल रेज करना चाहते हैं तो आफ्टर इनकॉर्पोरेशन वो एक एडवर्टाइजमेंट के तौर पर प्रोस्पेक्टस निकालते हैं और उस प्रोस्पेक्टस में वो अपने शेयर्स अपने सारी इन्फॉर्मेशन जो एक इन्वेस्टर्स को जानना ज़रूरी है वो सारी इन्फॉर्मेशन उसमें डालते हैं। एक कंपनीज एक्ट के तहत जो प्रोस्पेक्टस इशू करने का राइट है वो सिर्फ पब्लिक कंपनी को है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें है डेफिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस। अब डेफिनेशन अगर हम कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग करें तो प्रोस्पेक्टस एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो डिस्क्राइब करता है कंपनी के जितने भी नोटिस होते हैं, सर्कुलर होते हैं या एडवर्टाइजमेंट होते हैं या फिर उससे और रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट हैं, सब्सक्रिप्शन, शेयर्स के बारे में इंफॉर्मेशन, इंटरेस्ट रेट, ये सारी चीज़ें उस प्रोस्पेक्टस में गिवन होती हैं। तो यही हमारे कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 2 सबसेक्शन 17 में दिया हुआ है। अब इसके एसेंशियल फीचर्स क्या हो गए? अब ये क्या होता है, एक इनविटेशन है जो हम जनरल पब्लिक को देते हैं कुछ ऑफर करने के लिए। अब जो इनविटेशन दे रहे हैं वो कंपनी दे रही है, ना कि कोई पार्टी दे रही है। उसके बाद इनविटेशन जो दिया जाएगा वो दिया जाएगा सब्सक्राइब करने के लिए या फिर परचेज करने के लिए। अब ये इनविटेशन किसके लिए होगा? शेयर्स के लिए भी हो सकता है या फिर डिबेंचर्स के लिए भी हो सकता है। अब हमें ज़रूरत क्यों पड़ी प्रोस्पेक्टस की? अब हमें ज़रूरत इसलिए पड़ी प्रोस्पेक्टस की क्योंकि अभी हमारी कंपनी बिल्कुल मार्केट में आई है, उसको अभी इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिला है। किसी आदमी को किसी चीज़ में जाने के लिए ये ज़रूरी होता है कि वो उसके बारे में पूरा स्टडी करे। तो अब हमें क्या करना है, कंपनी को अब आगे बढ़ना है तो उसके लिए कैपिटल चाहिए। कैपिटल एकदम से इतना पैसा कंपनी के पास भी नहीं होगा, तो उसके लिए वो क्या करेगी, एक प्रोस्पेक्टस बनाएगी जिसमें वो पब्लिक को इनवाइट करेगी कि देखो हमारी कंपनी का ऑब्जेक्टिव ये है और हम अपने शेयर्स निकाल रहे हैं, प्लीज़ आप एक बारी इस पर सब्सक्राइब करो या परचेज करो। इस तरह की चीज़ें वो कंपनी अपने प्रोस्पेक्टस में डालती है। फिर जो जनरल पब्लिक होती है वो उन सबको देखकर कंपनीज के जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अच्छे से गो थ्रू होके फिर कंपनी इन्वेस्टर्स डिसीजन लेते हैं कि अब मैं ये कंपनी के शेयर्स खरीदूं या ना खरीदूं। ठीक है, उसके बाद अब हमें क्या करना है, हाउ मेनी कॉपीज ऑफ द प्रोस्पेक्टस वर प्रिंटेड, ये ज़रूरी ध्यान में रखना है अगर हम प्रोस्पेक्टस में ये सारी चीज़ें डाल रहे हैं। उसके बाद कितनी हमें पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट करनी है, ठीक है, कितनी पब्लिक एक्सेप्ट कर रही है हमारी कॉपीज़, ये भी हमें ध्यान में रखना है। और क्या क्या कंडीशन हमने डाली है, अगर पब्लिक हमारे प्रोस्पेक्टस में जो कंडीशन लिखी हुई हैं उनको एक्सेप्ट कर रही है तो क्या वो किस तरह की कंडीशन होने वाली है, ये सारी कंडीशंस को ध्यान में रखकर हमें प्रोस्पेक्टस बनाना पड़ता है। ठीक है, उसी के साथ अब आगे हमारा आता है नीड फॉर द प्रोस्पेक्टस, जो कि हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि किस लिए ज़रूरी है। रेज करने के लिए, कंपनी को अपनी कैपिटल रेज करनी है या फिर अपना काम करना है, जिस ऑब्जेक्टिव के लिए कंपनी बनी है वो ऑब्जेक्टिव को फुलफ़िल करना है और उसको फुलफ़िल करने के लिए हमें कैपिटल रेज करनी पड़ेगी। और वो कैपिटल कहाँ से रेज होगी? जब हम पब्लिक को इन्वाइट करेंगे कि भाई आओ हमारे शेयर्स खरीदो, तो वहाँ से जो पैसा इकट्ठा होगा वो वहाँ से हमारा काम चलना शुरू होगा। ठीक है, अब उसके बाद आता है कि प्रोस्पेक्टस कब ज़रूरी हो जाता है, कि कहाँ पर हमारा जो प्रोस्पेक्टस है वो ज़रूरी नहीं है इशू करना।
जब हम शेयर्स या फिर डिबेंचर्स को अलॉट कर रहे हैं, हमारे ऑलरेडी जो हमारे पहले से ही शेयर होल्डर या डिबेंचर होल्डर्स हैं, उनको हम या फिर उनको हम दोबारा शेयर्स या फिर डिबेंचर्स दे रहे हैं, तो वहाँ पे प्रोस्पेक्टस की ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद जहाँ पर शेयर्स और डिबेंचर, अब कहाँ पर शेयर्स की कहाँ पर प्रोस्पेक्टस की ज़रूरत नहीं होती, तो फर्स्ट हमने डिस्कस कर लिया कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है वहाँ पर। दूसरा है जब शेयर्स और डिबेंचर जिसको हम अलॉट करने वाले हैं, वो वाले शेयर्स और डिबेंचर पहले ही रिकॉग्नाइज्ड हैं स्टॉक एक्सचेंज में, तो दोबारा हम उनको जब ट्रेड करेंगे तो फिर वहाँ पे प्रोस्पेक्टस की नीड नहीं होती है। उसके बाद अगर शेयर और डिबेंचर कोई इशू कर रहा है, अगर अकॉर्डिंग टू लॉ अगर हम प्राइवेट कंपनी की बात करें तो उन्हें भी प्रोस्पेक्टस इशू करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद अगर हम इनविटेशन जो दे रहे हैं वो हम कॉन्ट्रैक्ट में है, किसी अंडरराइटर के अंडर राइटिंग द शेयर्स या डिबेंचर्स के लिए हम किसी पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट में हैं, तो वहाँ पर भी हम प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है फॉर्म्स एंड कंटेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस। क्या कंटेंट हम अपने प्रोस्पेक्टस में डालेंगे? तो सबसे पहले जो मेन ऑब्जेक्टिव है कंपनी का वो है प्रोस्पेक्टस बनाने का कि सिग्नेटरीज यानी जो सिग्नेटरीज होते हैं यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जिस जिस आदमी के सिग्नेचर होंगे, प्रोस्पेक्टस में भी उन्हीं आदमियों के सिग्नेचर होंगे, और वो प्रोस्पेक्टस आप अपने न्यूज़पेपर में भी उसकी एडवर्टाइजमेंट डालोगे। उसके बाद आपको ये भी लिखना है कि कितने आप शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स और किस क्लास के आप शेयर्स इशू कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं। उसके बाद उन पे क्या इंटरेस्ट एक शेयर होल्डर रिसीव करेगा, इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। उसके बाद अगर आप कोई रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हो तो क्या उसकी डेट ऑफ रिडम्पशन है और किस तरह से उसका जो प्रॉफिट है क्या वो शेयर कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इस तरह की भी इंफॉर्मेशन आप अपने प्रोस्पेक्टस में डाल सकते हो। उसके बाद नेम, एड्रेस या फिर ऑक्यूपेशन, अगर डायरेक्टर की बात करें तो डायरेक्टर की ये सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। उसके बाद डायरेक्टर ने जो क्वालिफिकेशन शेयर्स लिए हैं उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि उसकी अपॉइंटमेंट कब हुई, उसकी रिम्यूनरेशन कब हुई और उसको किस तरीके से उसने क्वालिफिकेशन शेयर्स खरीद रखे हैं। उसके बाद अगर हम शेयर्स ऑफर कर रहे हैं पब्लिक को तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन की अमाउंट आप मेंशन करोगे, उसमें डायरेक्टर्स के साइन होंगे, उसी डायरेक्टर के साइन होंगे जिस डायरेक्टर के मेमोरेंडम में साइन हो रखे हैं, ठीक है। उसके बाद आप इसमें सारी चीज़ें भी मेंशन करोगे कि परचेज प्राइस क्या है, उसके बाद प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या है, अंडरराइटिंग कमीशन क्या है, और अगर लोन की बात करें, अगर आपने ये सारे प्रोसीजर करने के लिए कोई लोन लिया है तो उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। उसके बाद आपकी जो सब्सक्रिप्शन लिस्ट है उसकी टाइमिंग क्या होंगे, वो कब ओपन होगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन भी आप डालोगे। उसके बाद आपके जो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे कितना प्राइस पे करना है, ये सारी चीज़ें भी आप अपने प्रोस्पेक्टस में डालोगे। उसके बाद एप्लीकेशन अमाउंट और अलॉटमेंट अमाउंट जब आपके पास आ जाती है तो अगर आपका सब्सक्रिप्शन मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरा नहीं होता है तो 2 साल के अंदर अंदर आपको वो सारी अमाउंट वापस करनी होती है। उसके बाद आता है आपका particulars of any option to subscribe for shares or debenture including the time for exercise of option, the price to be paid and consideration given for the option and the person entitled to the option। अगर आप किसी तरह का ऑप्शन प्रोवाइड कर रहे हो किसी भी किसी भी तरह का, जैसे शेयर्स से डिबेंचर्स में कन्वर्ट या डिबेंचर्स से शेयर्स में कन्वर्ट या फिर स्टॉक में कन्वर्ट, पार्शियली पेड या फुल्ली पेड, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको अपने प्रोस्पेक्टस में देने हैं। उसके बाद आपको अंडरराइटर का नाम भी उसमें मेंशन करना है और डायरेक्टर की क्या ओपिनियन है उस अंडरराइटर के बारे में, उसकी क्या ड्यूटीज़ हैं, इसके बारे में भी आप मेंशन करोगे। उसके बाद आपका आता है कि आपकी जो अंडरराइटिंग कमीशन की अमाउंट है या किस रेट पर आपने अंडरराइटिंग कमीशन दिया हुआ है। उसके बाद अगर किसी की कोई प्रॉपर्टी है जो कंपनी ने एक्वायर की है तो उसके बारे में भी आप इंफॉर्मेशन करोगे और उसी से आप क्या करोगे, इशू का प्रोसीजर फॉलो करोगे। उसके बाद आपने जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस किए हैं
उसकी पेमेंट आपने किसको की है, उसका पूरा एस्टिमेट, ये सारी इन्फॉर्मेशन होने चाहिए। उसके बाद आपने कोई अमाउंट पे की है या कोई बेनिफिट लिए हैं 2 साल के बाद, प्रमोटर जो होते हैं कंपनी के 2 साल के अंदर अंदर अगर आपने किसी तरह के बेनिफिट लिए हैं या फिर कोई अमाउंट पे की है, उसका विवरण भी हम यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद हम हर एक कॉन्ट्रैक्ट में रिम्यूनरेशन फिक्स होता है मैनेजिंग डायरेक्टर का, उसकी इन्फॉर्मेशन भी हम इसके अंदर डाल देंगे। उसके बाद ऑडिटर्स अगर कंपनी के हैं तो उसके नेम और एड्रेस भी हम डाल देंगे। उसके बाद अगर किसी डायरेक्टर ने प्रमोटर के तौर पर कोई काम किया है या फिर अपनी कोई प्रॉपर्टी यूज़ की है 2 साल के अंदर अंदर, जब आपने प्रोस्पेक्टस इशू किया तब से और जब कंपनी बनी तब, यानी 2 साल के अंदर अंदर आपने जो भी प्रॉपर्टी यूज़ की है किसी प्रमोटर ने, उसकी इन्फॉर्मेशन भी आप इसमें डालोगे। उसके बाद आपके कौन से शेयर्स हैं, 1 क्लास के शेयर हैं या फिर 2 तरीके के 2 क्लास के शेयर्स हैं या फिर 3-4 शेयर्स हैं अलग अलग क्लास के, उसकी इन्फॉर्मेशन भी आप इसके अंदर डालोगे। उसके बाद वोटिंग राइट्स के बारे में भी इन्फॉर्मेशन आप दोगे कि किस शेयर होल्डर को वोटिंग राइट्स दिए जाएंगे। उसके बाद आर्टिकल्स में उन मेंबर्स का आर्टिकल्स में ये मेंशन कर रखा है कि नहीं कि उन मेंबर्स को राइट है पार्टिसिपेट करने का कंपनी के मीटिंग में या फिर अपने शेयर को ट्रांसफ़र करने में। अगर इसी तरह डायरेक्टर्स का भी इसमें डायरेक्टर्स का भी राइट है या नहीं पार्टिसिपेट करने का कंपनी मीटिंग में या फिर ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स में, या फिर डायरेक्टर्स की बात करें तो ट्रांसफ़र ऑफ पावर हो जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो अभी कंपनी है वो अगर कोई काम कर रही है तो उसको कितने साल हो गए हैं काम करते हुए, उसका विवरण हम इसमें देंगे। अगर कंपनी के पास कोई रिजर्व्स हैं या कोई प्रॉफिट है, उसकी इन्फॉर्मेशन भी हम यहाँ पर दे देंगे ताकि जो भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं वो हमारे इन सब डाटा को देखकर अपना डिसीज़न ले सकें। उसके बाद हम एक टाइम और एक प्लेस मेंशन कर देंगे जहाँ पर ये सारे अकाउंट्स हम रखेंगे, ताकि कोई भी ऑडिटर या फिर कोई भी प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अगर इंस्पेक्ट करने आए या फिर गो थ्रू करने के लिए आए तो हम वहाँ पर ये सारी चीज़ें उन्हें दे सकें। ओके, ये यहाँ तक ही था प्रोस्पेक्टस। थैंक यू वेरी मच।